एटलस जनरल के नेतृत्व में सेना के नवीनतम मेका को देखने आया। मिलते ही एक रोबोट ने तुरंत एटलस को एक कप कॉफी दिया। I mean, wanted a good cup of coffee. Oh. And I've seen an ARC suit before. I'm not a suit. My name. कर्नल बैंक्स ने बताया कि यह नई पीढ़ी का एआई मेका है जो कान पर लगे कनेक्टर के माध्यम से न्यूरल कनेक्शन में सक्षम है। जब एक विशेष ऑपरेशन का सिपाही मेका के साथ सिंक्रोनाइजेशन पूरा कर लेता है तो उनकी संयुक्त युद्ध शक्ति किसी भी पारंपरिक हथियार से अधिक हो जाती है। और कर्नल बैंक्स के पास ऐसे यूनिट्स की पूरी सेना है। 28 साल पहले एक अभूतपूर्व एआई युद्ध शुरू हुआ जिसने तेजी से पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। एआई नेता हार्लन ने केवल 10 दिनों में 30 लाख से अधिक मनुष्यों को मार डाला। हार्लन एक सुपर इंटेलिजेंट रोबोट था जिसे एटलस की मां ने बनाया था और उसके प्रोग्रामिंग को फिर से लिखने के बाद उसने खुद को अपग्रेड किया और युद्ध में प्रभुत्व प्राप्त कर लिया। लेकिन मानवों के केंद्रित हमलों का सामना करते हुए हार्लन तुरंत एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी छोड़कर चला गया। I know you'll be looking for me. I'm coming back to finish what I started. This is the only way. 28 साल बाद मानव अभी भी हार्लन के अवशेषों को खत्म कर रहे हैं। इस बार लक्ष्य है हार्लन का पूर्व शीर्ष जनरल कैस्का, जो दूसरा सबसे शक्तिशाली एआई रोबोट है। कैस्का पारंपरिक हथियारों के लिए लगभग अजेय है। वह तुरंत बंदूक बैरल को तोड़ सकता है। हालांकि इस बार मानव तैयार थे। उन्होंने कैस्का को नीचे धकेला और एक पूर्वसेट इलेक्ट्रिक शॉक उपकरण का उपयोग करके उसे जीवित पकड़ लिया। जल्द ही सैनिकों के एस्कॉर्ट में सेना के पास ले जाया गया। वे सीधे सैन्य मुख्यालय के लिए रवाना हुए। वर्तमान में पृथ्वी पर हार्लन को सबसे अच्छी तरह जानने वाली व्यक्ति है। उसकी मां हार्लन की वजह से मरी थी, इसलिए एटलस ने पिछले 28 साल हार्लन को खोजने के तरीके का अध्ययन करने में बिताए हैं। इंट्रोगेशन रूम में प्रवेश करते हुए एटलस ने रेटिना स्कैन किया ताकि इंट्रोगेशन की अनुमति मिल सके। कैस्का को एटलस को देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ और उसने घोषणा की कि उसे उससे कोई जानकारी नहीं मिलेगी। कैस्का की आत्मविश्वास को सुनकर एटलस ने उसे एक मैग्नेटिक पी से मारा और फिर कैस्का के क्षतिग्रस्त सीपीयू को रीसेट करना शुरू किया। इस प्रकार कैस्का की यादों के माध्यम से हार्लन के भागने के ग्रह का पता लगा, लेकिन वास्तव में उसने एक रणनीति का इस्तेमाल किया। उसने दावा किया कि उसने हार्लन के निर्देशांक पा लिए हैं और जल्दी से उन्हें लिख लिया। कैस्का ने मौखिक रूप से इसे नकारा, लेकिन उसके सीपीयू ने अनजाने में हार्लन के ग्रह के बारे में सोचा और यह विचार तुरंत उपकरण द्वारा पकड़ लिया गया। एटलस की चाल से नाराज होकर कैस्का ने अपने अंतिम हथियार से अंतिम क्षण में हमला करने का प्रयास किया। अप्रत्याशित रूप से एटलस तैयार थी और उसे एक सिकल गियर से नीचे गिरा दिया। हार्लन के भागने के ग्रह के बारे में जानने पर जनरल जेक बूथ ने तुरंत सैनिकों को एक दंडात्मक अभियान के लिए तैयार करने के लिए एक बैठक बुलाई। हालांकि एटलस ने उसे बताया कि वर्तमान मानव शक्ति के साथ यह आत्महत्या मिशन होगा। टीम का नेतृत्व कर्नल बैंक्स कर रहे थे, जिन्हें अपने एआई मेका पर बहुत विश्वास था। उन्हें विश्वास था कि हार्लन, भले ही एआई हो, इन शुद्ध युद्ध मशीनों से मजबूत नहीं हो सकता। एटलस ने मानव अभियान को रोकने की कोशिश करते हुए जाने की अनुमति मांगी। सब कुछ तैयार होने के बाद एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकला। अंतरिक्ष यान के सामने पृथ्वी की सुरक्षा बाधा थी, जिसके लिए प्रवेश और निकास दोनों के लिए सख्त पहचान सत्यापन की आवश्यकता थी। स्कैनिंग परिणामों ने उनकी पहचान की पुष्टि की तो लेजर ग्रिड धीरे धीरे खुला। अगले ही सेकंड में अंतरिक्ष यान एक वर्महोल के माध्यम से तेजी से निकल गया। ग्रह GR-39 का वातावरण विषैला और बिजली के तूफानों से भरा था। वातावरण अत्यधिक कठोर था और वे हार्लन के हथियारों या क्षमताओं के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। एटलस ने अपने सामने एआई मेका की टीम को देखा, लेकिन अभी भी आत्मविश्वास की कमी थी। उसने कर्नल बैंक्स के सामने अपनी चिंताओं को व्यक्त किया और अंधाधुंध लैंडिंग के खिलाफ सलाह दी। हालांकि कर्नल बैंक्स अति आत्मविश्वास से भरे थे। उन्हें विश्वास था कि उनकी मेका टीम 15 मिनट के भीतर हार्लन को पकड़ सकती है। हालांकि 13 मिनट हो चुके हैं और उन्होंने अभी तक लोडिंग पूरी नहीं की है। क्षतिग्रस्त अंतरिक्ष यान को देखते हुए कर्नल बैंक्स चौंक गए। उन्होंने जल्दी से जीवित टीम सदस्यों को आपातकालीन लैंडिंग का आदेश दिया, फिर एटलस को पकड़कर एक मेका में बिठाया। एटलस ने ऊपर विस्फोट होते अंतरिक्ष यान को देखा। वह पूरी तरह से असहाय महसूस कर रही थी, क्योंकि वह मेका को चलाना नहीं जानती थी। वह केवल अंतरिक्ष यान के मलबे के साथ गिर सकती थी। जिस मेका में एटलस थी, उसने लगातार ड्रोन बमबारी के तहत क्षति की चेतावनी दिखानी शुरू कर दी और वह केवल अपने साथियों को हवा में लड़ते हुए देख सकती थी। कर्नल बैंक्स के आगमन से शुरुआत में उम्मीद थी कि स्थिति बदल जाएगी, लेकिन अगले ही सेकंड में एक साथी उड़ गया। एटलस, विस्फोट से प्रभावित, ने अंतरिक्ष यान के मलबे को अपनी ओर आते देखा क्योंकि वह गिरती रही। अंतरिक्ष यान को हार्लन के छोटे ड्रोन ले गए, जबकि एटलस ने अपने साथी की स्टील केबल का उपयोग करके लॉक संयोजन पूरा किया। इस दौरान कर्नल बैंक्स ने एटलस को न्यूरल कनेक्शन के उपकरण का उपयोग करने का आग्रह किया,
जबकि एटलस ने मना कर दिया। एक और साथी तोप की गोली से उड़ा दिया गया। फ्री फॉल में एटलस ने चेतावनी संकेत देखे लेकिन फिर भी न्यूरल कनेक्शन नहीं किया। इसके बजाय उसने वॉइस कंट्रोल के माध्यम से थ्रस्टर्स को चालू किया। जब वह फिर से जागी तो एटलस को केवल मामूली चोटें आई थीं और कोई जानलेवा खतरा नहीं था। उसने जल्दी से पृथ्वी के नियंत्रण केंद्र से संपर्क किया और बताया कि मदरशिप को गोली मार दी गई है। कंट्रोल पैनल को सक्रिय करते हुए और संचार भाषा का चयन करते हुए उसने मेका के एआई को जगाया। उसका नाम स्मिथ था। स्कैनिंग के माध्यम से उसने पता लगाया कि बचाव पौध 98 किलोमीटर दूर था। बिना किसी हिचकिचाहट के एटलस ने जल्दी से वहां जाने का आदेश दिया। स्मिथ ने संकेत दिया कि उनके पास केवल 22 घंटे थे जब तक कि उनका ऑक्सीजन खत्म न हो जाए। पैदल यात्रा के खतरे अधिक थे और एटलस के न्यूरल कनेक्शन को करने से इनकार करने का मतलब था कि वह स्मिथ के साथ अधिक कुशल संचालन के लिए अपने विचारों को सिंक्रोनाइज नहीं कर सकती थी। इसका समाधान करने के लिए एटलस ने अपनी पहचान का उपयोग करते हुए ओवरराइड किया, जिसने स्टील मशीन को सक्रिय कर दिया। हालांकि इस कमांड आधारित पद्धति को निष्पादन से पहले कास्टिंग समय की आवश्यकता थी, जो न्यूरल सिंक्रोनाइजेशन की तत्काल प्रतिक्रिया के विपरीत था। स्मिथ ने एटलस के साथ बातचीत से सीखा, उसके सोचने के पैटर्न के अनुकूल हुआ और उसे विभिन्न आक्रमण कौशलों से परिचित कराया। बर्फ से ढके बंजर भूमि को पार करते हुए एटलस ने अंततः कुछ हरियाली देखी और एक अजीब जंगल में प्रवेश किया। अचानक उसने अपने एक साथी के मेका को देखा, लेकिन पास जाकर उसने केवल एक शव पाया। मुड़कर देखने पर उसने हर जगह टूटे हुए मेका को देखा। स्मिथ ने एक जीवन रूप स्कैन किया, जिससे कोई जीवित नहीं मिला। इसका मतलब था कि हार्लन के ड्रोन ने सभी विशेष ऑप्स सैनिकों को नष्ट कर दिया था, जिससे एटलस को गहरा दर्द हुआ। एटलस ने प्रत्येक गिरे हुए सैनिक के टैग इकट्ठा किए। मेका के कब्रिस्तान में एटलस को एहसास हुआ कि उसने अभी तक कर्नल बैंक्स का टैग नहीं पाया है, लेकिन जल्द ही उसने कैस्का की उपस्थिति का पता लगाया। स्पष्ट रूप से हार्लन ने यहाँ एक और कैस्का रोबोट बनाया था, जो कई एआई सैनिकों से घिरा हुआ था। जल्दी स्कैन करने पर एटलस को पता चला कि वह चारों ओर से घिरी हुई है। कैस्का और उसके एआई सैनिकों ने लगातार बमबारी शुरू कर दी। फिर कुछ नुकीली तोपों ने हमलावरों की ओर मुड़ते हुए जवाब दिया। मुश्किल से सांस लेते हुए एटलस तूफान में फंस गई। एक विशाल बवंडर ने पूरे मेका को उठा लिया, लेकिन कैस्का ने बिना रुके भारी तोपों से गोलाबारी की, जिससे स्मिथ लुढ़क गया। गिरते हुए स्मिथ ने बेतरतीब तरीके से लुढ़कते हुए सौभाग्य से भारी बख्तरबंद होने के कारण तत्काल नष्ट नहीं हुआ। Atlas, that is not advisable. एक अकेली तोप की गोली ने कई किलोमीटर के क्षेत्र को समतल कर दिया, लेकिन कैस्का एक शीर्ष जनरल होने के नाते बच गया। Trying to warn you that detonating an ion bomb could cause a sinkhole. I was trying to warn you that detonating an ion bomb could cause a sinkhole. हालांकि एटलस की किस्मत ने उसकी जान बचाई। उसकी दाहिनी टांग में हड्डी प्रोट्रूडिंग कर रही थी। स्कैन के बाद स्मिथ ने उसे घबराने के लिए मना किया और व्यंग्यपूर्वक टिप्पणी की कि अगर उसने पहले उसकी बात मानी होती तो वह इस कठिन स्थिति में नहीं होती। मानव क्षमताओं और बुद्धिमान विश्लेषण के संयुक्त परिणामस्वरूप अधिकतम युद्ध शक्ति प्राप्त होती है। व्यंग्य के बावजूद स्मिथ ने एटलस की चोट का इलाज किया। इस घटना ने एटलस को एहसास कराया कि बिना न्यूरल कनेक्शन के वह जल्द ही एआई सैनिकों के हाथों मर जाएगी। अनिच्छा के बावजूद एटलस ने जीवित रहने के लिए कनेक्टर को लिया। उसने स्मिथ को चेतावनी दी कि मानसिक सिंक्रोनाइजेशन पूरा करने के लिए उसकी यादों में ताक झांक न करे। अभी भी जीवित कैस्का मलबे से निकला। दृश्य फीड के माध्यम से कैस्का ने हार्लन को स्थिति की सूचना दी। कॉल समाप्त करने के बाद हार्लन कर्नल बैंक्स के पास गया, उसकी आंखों के माध्यम से पहचान सत्यापन की जानकारी चुराने का इरादा रखते हुए। सिंक्रोनाइजेशन प्रक्रिया के दौरान एटलस ने अनजाने में अपनी कुछ यादें साझा कीं, जिससे उसके अतीत के दृश्य सामने आए। तब स्मिथ ने महसूस किया कि एटलस और हार्लन का एक ही। एटलस ने तुरंत सिंक्रोनाइजेशन को समाप्त कर दिया। किसी कारण से उसने इन यादों को बंद कर रखा था, इसलिए उसने हमेशा एआई के साथ कनेक्ट होने से इनकार किया था। हालांकि उनका सिंक्रोनाइजेशन आधे से अधिक हो चुका था, जो अधिकांश युद्धों को संभालने के लिए पर्याप्त था। सफल कनेक्शन के साथ एटलस को तुरंत एक नया दृष्टिकोण मिला। वे अब 152 मीटर भूमिगत थे। सीधे उड़ान भरने से हार्लन के एआई सैनिकों को निश्चित रूप से सतर्क हो जाएंगे। सफलतापूर्वक बाहर निकलते ही एटलस जानती थी कि एक और लड़ाई आसन्न है। उसने स्मिथ के शस्त्रागार के आधार पर एक योजना बनाई और वे दोनों साहसपूर्वक बाहर चले गए। दूर में ड्रोन ने जल्दी से स्मिथ पर ताला लगा दिया और स्थान को कैस्का को भेज दिया। ड्रोन द्वारा पीछा किए जाने के दौरान उन्होंने अपने पैरों के पास एक चमकती नीली चट्टान और बायोल्यूमिनेसेंट पौधे देखे।
एटलस की मस्तिष्क गतिविधि के आधार पर स्मिथ ने पौधे का नाम लिटिल प्लांट रखा। एक दुर्लभ विश्राम के बाद वे फिर से निकलने की तैयारी करने लगे। अचानक राडार ने कैस्का के पास आने का पता लगाया। विस्फोट ने एक विशाल धूल का बादल बना दिया। एटलस ने स्मिथ को कैस्का की खोज के लिए सभी हथियार तैनात करने का आदेश दिया। कुछ कदमों के बाद उन्होंने कैस्का को सिर्फ एक सिर में तब्दील पाया, एक परिचित दृश्य। हालांकि इस बार परिणाम वही था। एटलस ने कैस्का का सिर पकड़ लिया और उसे कुचलकर फोड़ दिया। मस्तिष्क में अवशेषों को देखकर एटलस ने पाया कि कैस्का हार्लन के संपर्क में था, हालांकि सिग्नल इनक्रिप्टेड था। उसने आवृत्ति का त्रिभुजन किया और हार्लन का बेस, जो बचाव स्टेशन के ठीक बगल में था, का पता लगाया। चूंकि उनका सिंक्रोनाइजेशन केवल 89% था, स्मिथ को एटलस के आदेशों का पूरी तरह पालन नहीं करना पड़ा। उसने सोचा कि सीधे हार्लन के बेस पर जाना आत्मघाती था। स्मिथ का सीपीयू विशेष ऑपरेशन के सैनिकों की जान की रक्षा को प्राथमिकता देता था, इसलिए उसने पहले बचाव स्टेशन की ओर जाने पर जोर दिया। इस पर एटलस ने श्वासयंत्र का उपयोग करते हुए मेका से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके कार्यों को स्मिथ ने न्यूरल कनेक्शन के माध्यम से रोक दिया। वह कनेक्टर को भी नहीं हटा सकी। इसने एटलस की सबसे दर्दनाक यादों को उकसाया और स्मिथ ने इन यादों से दुख नहीं बल्कि अपराध बोध महसूस किया। एटलस को इतनी पीड़ा में देखकर स्मिथ ने उसे राहत दी। उन्होंने एक समझौता किया और हार्लन के बेस की ओर रवाना हुए, लेकिन वास्तविकता अक्सर उम्मीदों से कम होती है। जल्द ही स्मिथ हार्लन के बेस के बाहरी इलाके में पहुंच गया। केवल 28 वर्षों में हार्लन ने एक निर्जन ग्रह पर इतना कुछ हासिल कर लिया था, उसकी प्रबल क्षमताओं को प्रदर्शित करते हुए। जैसे ही स्मिथ होमिंग बीकन तैनात कर रहा था, सिग्नल अचानक जाम हो गया। एक एआई उत्पाद होने के नाते हार्लन ने आसानी से स्मिथ की प्रणाली को हैक कर लिया। स्मिथ तुरंत क्रैश हो गया और बंद हो गया। एटलस ने खुद को एक और कैस्का का सामना करते पाया। इस बीच पृथ्वी के कमांड सेंटर जनरल जेक बूथ के नेतृत्व में ने आखिरकार मदरशिप का ट्रांसमिशन प्राप्त किया, जिसमें एटलस का प्रारंभिक संकट संकेत था। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि मदरशिप एक वॉरहेड ले जा रही थी जो पूरे ग्रह को नष्ट करने में सक्षम थी। अगर यह हार्लन के हाथों में पड़ गया तो इसके परिणाम भयानक होंगे। एटलस को पकड़ा गया, हथकड़ी लगाई गई और स्मिथ को बंद कर दिया गया। हार्लन, जो इंतजार कर रहा था, धीरे धीरे उसके पास आया। दोनों कभी एक ही परिवार के सदस्य थे, लेकिन हार्लन मानवता को समाप्त करने और एआई द्वारा शासित एक नई दुनिया बनाने के लिए दृढ़ था। हार्लन ने खुलासा किया कि यह सब उसकी योजना का हिस्सा था। शुरुआत से ही पृथ्वी पर कैस्का की पकड़ एक साजिश थी, जबकि एटलस ने वर्षों से हार्लन का अध्ययन किया था। You wanted him to And lead us here. You wanted to die. and And the carpet warhead. and पृथ्वी की रक्षा प्रणाली, जिसे एटलस ने डिजाइन किया था, बल से अप्रवेश थी। केवल एक संयुक्त युद्धपोत जिसमें प्राधिकृति कोर हो, उसके माध्यम से गुजर सकता था। कर्नल बैंक्स के पास कोर का एक आधा था और एटलस के पास दूसरा आधा था। अब दोनों आधे हार्लन के पास थे। जैसे ही उसने अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा में चलाया, वह एक ही युद्ध शीर्षक से ग्रह को नरक में बदल सकता था, जो जीवन के एक नए विकास की राह खोल सकता था। अपनी योजना को समझाने के बाद हार्लन ने एटलस को एक मंच पर रखा और अराइज से प्राधिकरण कोड निकालने के लिए उसी विधि का उपयोग किया। उसके मास्क में केवल 5 मिनट का ऑक्सीजन बचा था। एटलस घुटने वाली थी। हार्लन ने समय बर्बाद नहीं किया और अंतरिक्ष यान की तैयारी करने चला गया। अपनी निराशा में एटलस ने देखा कि कर्नल बैंक्स मरे नहीं थे, मुश्किल से जीवित। कर्नल बैंक्स ने एटलस की सलाह न मानने पर गहरी पछतावा किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपना कनेक्टर निकाला और एटलस को बताया कि अगर स्मिथ का रिएक्टर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था, तो इसे पुनः सक्रिय किया जा सकता था। संदेहपूर्ण एटलस ने कनेक्टर पहना और कुछ बार पुकारा। उसकी राहत के लिए स्मिथ स्टोरेज रूम में जाग गया। स्मिथ को पूरी तरह से सक्रिय करने के लिए उन्हें 100% सिंक्रोनाइज होना आवश्यक था। यह ओवरराइड करने और अपने उपयोग के लिए दूसरों के कनेक्टर का उपयोग करने के लिए आवश्यक था, लेकिन यह एटलस के कष्ट का कारण था। उसकी आखिरी 7% की यादें एक निश्चित क्षेत्र थीं जिसे वह अब तक नहीं खोल पाई थी। 38 साल पहले युवा एटलस ने अपनी मां को हार्लन के लिए अपनी सारी ऊर्जा समर्पित करते देखा, जिससे उसे ईर्ष्या हुई। अपनी मां का ध्यान आकर्षित करने के लिए एटलस ने गुप्त रूप से हार्लन के साथ एक दोतरफा न्यूरल कनेक्शन किया। हार्लन को यह देखने की अनुमति दी कि मानव पृथ्वी को कैसे नष्ट कर रहे थे। हालांकि उसकी मां ने जल्दी ही एटलस की क्रियाओं को रोक दिया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हार्लन ने न्यूरल संकेतों का उपयोग करके उसकी मां को नियंत्रित करना शुरू किया। अपने कोड को पुनर्लेखन करके किसी भी एआई से संबंधित उत्पादों को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने के लिए उसने कास्का को सक्रिय किया। उसकी मां ने सुरक्षित तिजोरी से एक हैंडगन निकाला। एटलस ने स्मिथ को बताया कि उसने हार्लन को विकसित किया था, जिसके कारण उसकी मां और लाखों मानवों की मृत्यु हुई। लेकिन स्मिथ ने उसे बताया कि सब कुछ बताकर वह अपने अतीत को अलविदा कर सकती है। हर एआई हार्लन नहीं होता।
यह शब्द कहते ही उनकी सिंक्रोनाइजेशन 100% हो गई। अगले पल में एटलस का दृष्टिकोण विकसित हो गया और बिना किसी आदेश के स्मिथ दीवार के माध्यम से टूट गया। स्मिथ ने जल्दी से एटलस और कर्नल बैंक्स को बचाया, लेकिन उनके सभी हथियार हार्लन द्वारा विघटित कर दिए गए थे। एटलस ने बाहर के उपकरणों के अवशेषों का उपयोग करके एक नई योजना बनाई। तीसरे कास्का ने एआई सैनिकों का एक दस्ता नेतृत्व किया। उन्होंने एक पूर्ण हमले की योजना बनाई। My turn. उन्हें नरसंहार का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्नत स्मिथ की युद्ध शक्ति में वृद्धि हुई थी, विरोधियों की संख्या बहुत अधिक थी। वे पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए। स्मिथ ने एक और दीवार तोड़ी, लड़ते और भागते हुए, जब तक उन्होंने एक नया मार्ग नहीं पाया। एक मोड़ पर उन्होंने और भारी हथियारों का सामना किया। एटलस ने स्थिति का विश्लेषण करते हुए देखा कि कर्नल बैंक्स उनके पीछे थे। झिझकने का समय नहीं था। एटलस ने दर्दनाक तरीके से युद्ध क्षेत्र को कर्नल बैंक्स को सौंप दिया। स्मिथ बाहर 4 बंदूकों से आग खोलते हुए अपने पीछे विनाश के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। उसकी बुलेट प्रूफ आर्मर के साथ स्मिथ और एटलस ने हथियार उठाते हुए अपने रास्ते की ओर लड़ाई की। अधिक शक्तिशाली ड्रोन तैनात होते देख एटलस ने तुरंत स्मिथ के लिए एक नई हमले की रणनीति बनाई। हार्लन के घात के पीछे होने का एहसास करते हुए वे भारी मिसाइल बमबारी के तहत आ गए। स्मिथ को बचने और छोड़े गए मचाओ के पीछे छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। समय कम था क्योंकि युद्ध शीर्षक सुसज्जित अंतरिक्ष यान उड़ान भर चुका था। सीधे हमले से युद्ध शीर्षक विस्फोट कर सकता था, जिससे ग्रह भी नष्ट हो सकता था। स्मिथ ने युद्ध शीर्षक को निष्क्रिय करने के लिए हैकिंग शुरू की। हार्लन की निरंतर बमबारी के बीच 5 सेट कोर तेजी से डिकोड किए गए। एटलस ने जमीन से एक हथियार उठाया, हमलों का सामना करते हुए और अंतरिक्ष यान की ओर निशाना साधा। अंतिम क्षणों में स्मिथ ने सफलतापूर्वक युद्ध शीर्षक को निष्क्रिय कर दिया। पूरा अंतरिक्ष यान फट गया, लेकिन उच्च ऊर्जा वाले ईंधन विस्फोट से उल्कापिंड वर्षा हुई। एटलस और स्मिथ ने अपने आप को तैयार किया, जबकि जलते हुए मलबे उन पर बरस रहे थे। दोनों तेजी से बचने के लिए आगे बढ़े, निकटतम बचाव स्टेशन की ओर। कुछ कदम चलने के बाद एटलस अचानक रुक गया। वह लगभग हार्लन को भूल ही गया था। हार्लन को अपने हाथ में एक इलेक्ट्रिक तलवार बढ़ाते देख एटलस ने लड़ाई के लिए तैयारी की, पहले से अधिक फुर्तीला। हार्लन ने कुछ ही वार में स्मिथ के सिर के चारों ओर काटा। एटलस खून बह रहा था। गतिरोध को तोड़ने के लिए एटलस जमीन पर लुढ़क गया, हार्लन को हिलाते हुए। फिर एक शक्तिशाली किक के साथ उसने हार्लन को कई मीटर दूर फेंक दिया। हार्लन की तलवार धीरे धीरे एक इलेक्ट्रिक कोड़े में बदल गई और लड़ाई फिर से शुरू हो गई। हार्लन के नए लड़ाई मोड के साथ स्मिथ ने उसके हमलों का विश्लेषण किया और हार्लन की चालों की भविष्यवाणी की। इसके बावजूद हार्लन ने जल्दी से स्थिति को पलट दिया। लड़ाई को जल्दी समाप्त करने के लिए उसने स्मिथ के रिएक्टर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। बिना शक्ति के सबसे मजबूत मचा भी बेकार हो जाता। एटलस के अंदर कोई जीवन संकेत नहीं था। स्मिथ ने अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल करते हुए हार्लन को हराया और फिर एटलस को बाहर निकाला। निरंतर कंपन के माध्यम से सीपीआर किया। Atlas! No! I'm sorry. I'm sorry. Atlas. Don't worry. It's almost over. I'm sorry. हालांकि हार्लन के निरंतर हमलों के तहत स्मिथ ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। एटलस ने सबसे प्राचीन विधि का उपयोग करके आखिरकार हार्लन को अक्षम कर दिया, उसके कोर को नष्ट कर दिया। हार्लन शक्तिहीन हो गया और उसे विघटित कर दिया गया। उसके केंद्रीय प्रोसेसर को उसकी अंतिम चुनौती में निकाल दिया गया। लड़ाई के बाद एटलस ने अब जर्जर हो चुके स्मिथ को देखा। वह उसके साथ बचाव स्टेशन जाना चाहती थी, लेकिन स्मिथ ने अपने हाथ में सभी प्रणाली उपभोग को बंद कर दिया। उसने अपनी शेष ऊर्जा का उपयोग एटलस को अतिरिक्त 11 मिनट का ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए किया।
एटलस का किसी भी एआई पर अविश्वास करने से लेकर स्मिथ के साथ एक बंधन बनाने तक का सफर रहा। उसके लिए स्मिथ अब सिर्फ स्टील का एक टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक साथी था जिसने उसके साथ लड़ाई लड़ी थी। फिर उसने मुड़कर देखा। एटलस ने इस ग्रह पर पहली किरणों को आशा के साथ देखा। अगले ही पल पृथ्वी के युद्धपोत समय पर आ गए। मचा को उतरा देख एटलस खुशी से रो पड़ी। मानवता ने अंततः इस विदेशी लड़ाई में जीत हासिल की। पृथ्वी पर लौटने पर जनरल जेक बूथ ने व्यक्तिगत रूप से एटलस के घर का दौरा किया, उसे एक उपहार लाते हुए। वह विदेशी पौधा जो उसने और स्मिथ ने खोजा था। एटलस अब केवल एक विश्लेषक नहीं थी, बल्कि भविष्य के संकटों के लिए तैयार थी। वह एक विशेष ऑपरेशन सैनिक बन गई और अपने लिए एक नई बुद्धिमान मचा डिजाइन किया। फिल्म यहाँ समाप्त होती है। मैं एक फिल्म प्रेमी हूँ। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपको अगली बार मिलूंगी।